नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूँ। पहले हमने दो वीडियो थी जिसमें एक बार रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन था, एक में रिलेशन था, और आज नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन है क्या, ये देखो एक बार। ये कहता है कि फंक्शन इज सेड टू बी ए रिलेशन। कहने का अर्थ फंक्शन भी एक रिलेशन है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन होंगी कि इस प्रकार का अगर कोई रिलेशन होगा ना। अब रिलेशन अगर किसी को नहीं पता है क्या है तो एक बार जाके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें अच्छे से रिलेशन समझाया है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फंक्शन की। तो इसने कहा कि फंक्शन इज सेड टू बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक तो ये बात याद रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image in set B। ठीक है ना। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। एक तो कि एवरी एलिमेंट, एक तो ये बात याद रखना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और दूसरा हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो पीछे जो वीडियो थी उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक सेट ए होगा जिसमें क्या होगा भाई, ए बी सी, और एक सेट बी होगा जिसमें क्या होगा, अली और चंद्रा, बबलू, ठीक है। या फिर और भी नाम ले लो, विकास, ये हमारे पास क्या है, एक सेट बी है, ठीक है ना। तो अगर एक फंक्शन की बात करें हम तो वो एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि रिलेशन आर क्या है भाई। आर हमारे पास है एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर। पूरा नहीं लिखता हूं मैं, पिछली वीडियो में देख लेना जाके। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेट बी इन सेट बी। आप कह सकते हैं कि a जो है वो सेट b का फर्स्ट लेटर है, और आपको कहेगा x जो है बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b, y बिलोंग टू b। तो ये कहेगा कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए नेम इन y। तो y जो है उसका पहला लेटर होगा x। अब y कौन है, अब इसने बताया कि y जो है वो बिलोंग करेगा किससे, b से। तो अब यहां से हमने इसका एक एरो डायग्राम बनाया था। एरो डायग्राम क्या था हमारे पास, a, और a का एरो डायग्राम हम बनाएंगे a b और c। तीन एलिमेंट है हमारे पास a b c। ऐसे ही हमारे पास b में अली, चंद्रा, बबलू, विकास, ठीक है। ये अब ए जो है वो किसका फर्स्ट लेटर है भाई, अली का, बी बबलू का, सी चंद्रा का, यानी कि बी स्पेशल फॉर बबलू। अच्छा, ए पहला लेटर है अली का, बी पहला लेटर है बबलू का, सी पहला लेटर है चंद्रा का, और ये हमारे पास बना एक रिलेशन, ठीक है ना। ये रिलेशन बना जिसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो सारे हैं, ए बी यूज हुआ, बी की भी और सी की भी। इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए की इमेज बनी अली, ए की इमेज क्या बनी भाई, अली बनी। बी से क्या बना, बबलू, बी की इमेज क्या बनी, बबलू, और सी से चंद्रा। ए की भी केवल एक इमेज है, ए से कुछ और नहीं बनता। बी से भी केवल बबलू बना, बबलू से और कुछ नहीं बन, बी से और कुछ नहीं बन सकता, और सी से भी कुछ और नहीं बना, सी से केवल चंद्रा बना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं ये बात कि ए जो है ना उसकी केवल एक इमेज है, बी की भी केवल एक इमेज है, और सी की भी केवल एक इमेज है। तो दोनों कंडीशन होगी, एक तो एवरी एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, दूसरा वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो सबकी एक एक इमेज है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये जो है
वो एक फंक्शन है। ये x होते हैं और ये y होते हैं। अब ये फंक्शन है तो ये कैसे लिखा जाएगा, a कोमा अली, b कोमा बबलू, ठीक है, और c कोमा चंद्रा। ये हमारे पास एक रिलेशन बना और इसी रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं भाई, फंक्शन बोल सकते हैं। अभी देखो थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको, उससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। मैं कुछ लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट इमेज बना रहा हूं। अभी यहां पे ये होता कि ए से बी और सी और डी, ये पहला है। दूसरा बना हमारे पास अरुण, बबलू, चाणक्य, ठीक है, और चलो यही बना। हमारे पास ये 3 नाम है और कुछ भी, चलो 3 ही रख लो। मैंने कहा ए से क्या बना, अरुण, बी से बबलू बनेगा, सी से चंद्रा, ठीक है ना। ए से अरुण, बी से बबलू, सी से चाणक्य। डी से कुछ नहीं बना तो डी की इमेज नहीं है। अब इसने कह रखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और इमेज बननी चाहिए बी में एक एक। अब भाई इससे ज़्यादा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहते हो कि अमन, ठीक है, विकास, ये हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक डी के साथ और होता ना, जैसे यहां से डी से दीपक हो जाता तो डी की भी इमेज बनती। तो देखो ए के सारे एलिमेंट हैं, पहली कंडीशन, और सभी की एक एक इमेज बन रही है तो हाँ ये फंक्शन है। बेशक इसमें अमन और विकास की इमेज ना बनी हो, बेशक ये रेंज से बाहर हैं, ये दोनों, हमें पता है ना वाई वालों को रेंज बोलते हैं, ये दोनों रेंज से बाहर हैं, बेशक ये दोनों रेंज से बाहर हैं। लेकिन आप ध्यान ये दो कि ए के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, सारे के सारे यूज हुए हैं क्योंकि एवरी एलिमेंट बोला है उसने। दूसरा, सभी की एक एक इमेज बननी चाहिए, ओनली एंड ओनली वन का मतलब है ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो ए की भी एक इमेज, बी की भी, सी की भी और डी की भी। अगर मान लो यहां पे ये दीपक नहीं होता, अगर ये दीपक नहीं होता तो आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। या फिर मान लो बी से, चलो बी से तो कुछ नहीं बनेगा, और ए से अमित बन जाता, सॉरी ये एक बार ये मिटा लो क्योंकि ए से, अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि सभी की एक एक इमेज बन रही है, हालांकि ए से अमन बन रहा था तो अमन की जगह कुछ और लिख ले, इससे पहले कुछ और लिख लेना। अभी मान लो ए से अमन है तो अमन की एक दूसरी इमेज बन रही है, तो यहाँ पे ए एक एलिमेंट है, उसकी ओनली एंड ओनली वन इमेज नहीं बन रही, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है भाई, ठीक है ना। डी से दीपक हो तो भी, अगर डी से दीपक बन रहा हो, देखो सारे एलिमेंट हैं लेकिन अगली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, ए से अरुण और अमन दोनों बनते हैं, तो यहां से ए की 2 इमेज बनी, लेकिन ये क्या कह रहा है, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, केवल एक इमेज बननी चाहिए, लेकिन ए की 2 इमेज बनी, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। कहने का अर्थ ये होता है कि इस साइड जो भी लिखा गया है, जैसे मान लो मैं लिखूं 1 3 5 7, इस साइड मैंने लिख दिया और इस साइड मैंने लिख दिया 1 9 25 49 और 64, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इस साइड वाले इनका वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 64, 7 का 49, 8 का 64। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे यूज हुए हैं और सभी की एक एक इमेज बन रही है? सोच के देखो, अगर यहाँ पे 7 होता लेकिन इस साइड 64 होता, 7 छोड़ दिया, तो एवरी एलिमेंट तो नहीं हुआ ए का एवरी एलिमेंट नहीं हुआ, सारे एलिमेंट नहीं हुए, तो भी ये फंक्शन नहीं है। सीधी से अगर वर्डों में अगर मैं बात कहूं तो कहने का अर्थ ये है कि ए के सारे एलिमेंट का यूज होना जरूरी है। पहली बात, ए के सारे एलिमेंट का यूज होना जरूरी है। दूसरी बात, सभी एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी चाहिए।
ये होता है हमारे पास फंक्शन। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डेटरमाइन डोमेन एंड रेंज। सारी बातें पूछ ली भाई, इनमें ये सारे इसने बता दिया कि रिलेशन है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, डोमेन रेंज भी बताइए और रीजन भी बताइए क्यों। देखो जब भी आपको ये बताना हो कि फंक्शन है कि नहीं है तो एरो डायग्राम बना लो। मैंने एरो डायग्राम बना लिया। आपको पता है कि पहले में x की वैल्यू लिखी जाती है और दूसरे में y की, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो रिलेशन होता है उसमें ये x होता है, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, x और y, x और y, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2, 5, 8, 11, 14 और 17। तो यहाँ पे लिख लो 2, 5, 8, 11, 14 और 17। अब y की वैल्यू 1, 1, 1, 1, 1, तो इसका मतलब y की वैल्यू में सिर्फ 1 है। 2 की इमेज भी किसके साथ बन रही है, 2 की इमेज भी 1 बन रही है, 5 की इमेज भी 1 बन रही है, 8 की इमेज भी, 11 की इमेज भी, 14 की इमेज भी और 17 की इमेज की, सब की इमेज 1 बन रही है। तो क्या ये फंक्शन है? क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो देखो जो x आता ना वो ही बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से, ठीक। तो a में एवरी एलिमेंट, तो मैंने देखा कि सभी की इमेज बन रही है, एवरी एलिमेंट सभी की इमेज बन रही है, सही है। दूसरी बात क्या थी, वन एंड ओनली वन इमेज, सभी की केवल एक इमेज बन रही चाहिए। 2 की एक इमेज है, 5 की भी एक है, 8 की भी, 11 की भी। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये फंक्शन है। इस साइड चाहे वो सभी के लिए एक ही हो, अब 2 की जो इमेज बन रही है वो भी वही है जो 5 की बन रही है, जो 8 की बन रही है, जो 11 की बन रही है, लेकिन परिभाषा ये कहती है कि एक तो इसके सभी की इमेज बननी चाहिए एवरी एलिमेंट की, तो सारों की बन रही है, और हर एक की केवल और केवल एक इमेज बन रही चाहिए, तो सभी की एक ही इमेज बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैड वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट अपनी एक इमेज बनाता है बी में। रीजन ये होगा। डोमेन आपको पता है कि ए के जो एलिमेंट होते हैं वे सारे डोमेन होते हैं, तो डोमेन क्या होगा 2, 5, 8, 11, 14, 17, और रेंज में आप क्या लिखोगे, एक आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, अब आप सोच रहे होगे कि ये fx क्या आ गया, है ना। तो हमने पिछली वीडियो में एक बार पढ़ा था कि एरो डायग्राम बनाते हैं तो हमारे सामने, या फिर हम रिलेशन बनाते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, एक x और एक y। तो ये वैल्यू x की होती है और ये y को। तो याद रखना अच्छे से कि y को आप fx लिख सकते हो, ठीक है ना। y को क्या लिख सकते हो, fx, यानी कि जहाँ भी fx लिख रखा हो वहाँ पे समझ जाना कि वो चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को, यानी कि y क्या होती है भाई, रेंज। तो जो fx लिख रखा है ना वो रेंज है, वो y है, और x को तो ये साथ लिखेगा ही। अब जरूरी नहीं है भाई ये fx लिखे, आपको यहाँ पे ये ft लिख के दे दे, यहाँ पे gx लिख के दे दे, यहाँ पे आपको कुछ भी mx लिख के दे दे। कहने का अर्थ ऐसे जो भी वैल्यू लिखी होगी ना, एक पहले कोई भी लेटर लिखा होगा फिर एक ब्रैकेट में लिखा होगा, ये सारे हमेशा किसका काम करेंगे, y का काम करेंगे। और इनको x और y मानते क्यों हैं, वो इसलिए कि भाई आपको पता है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आप fx को y लिख लेते हो ना तो आपको पता लग जाता है कि y एक्सिस पे आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे fx की आ रही है ना वो y एक्सिस पे आएगी। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि y को ही ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे इसने ये कहा ना कि fx इज इक्वल टू 2x - 5, तो
तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। और ऐसा क्वेश्चन हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं रिलेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो, क्योंकि जब तक पहले वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, आगे वाले में कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो बात, है ना? तो देखो fx को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। कहने का अर्थ ये होता है कि ये y का काम करता है। अब इसने कहा कि fx फंक्शन ऑफ x 2x माइनस 5, यहां भी x लिखा है और यहां भी x। कहने का अर्थ जो वैल्यू यहां पुट करोगे ना वही यहां पुट करनी पड़ेगी। जैसे इसने पहले क्वेश्चन में कहा f0, आपको बताना है f0 यानी कि 0 ने x का स्थान ले लिया, तो आप लिखेंगे 2 गुणा x ने, x का स्थान किसने ले लिया, 0 ने, तो 0 माइनस 5, तो 2 0 0, तो क्या आ जाएगा -5। यहाँ पे f0 की वैल्यू -5 आ जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -5, क्योंकि अगर आपसे डोमेन पूछ ले, सॉरी रेंज पूछ ले, तो आपको तो ये दिमाग में ये है कि रेंज जो होती है वो y की वैल्यू होती है, लेकिन आपको मिल ऐसा जाए तो आप ये समझ जाना कि ये जो वैल्यू लिखी होती है यही क्या होती है, हमारे पास y होती है। जैसे इसने कहा कि f1, तो इसका मतलब इस बार x का स्थान किसने ले लिया, 1 ने ले लिया, तो यही 2x की जगह पे 1 -5, 2 एकम 2, 2 में से 5 गया तो -3। ऐसी वैल्यू f-3 की निकालनी है तो 2 गुणा x की जगह पे -3 रखना है और -5, 3 दूनी 6, -6 -5 कितना आ जाएगा, -11। तो यहाँ पे इसका जो मान है वो -11 आ गया। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 0 1 3। अगर आपसे पूछे ना डोमेन क्या है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू डोमेन होती है, तो x की वैल्यू ये सारी है 0 1 3, ये सारी डोमेन है। रेंज आपको पता है कि y की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू लिखी है ये सारी y ही होती है, और इनका मान कितना है, एक बार -5 आया, एक बार -3 और एक बार -11। तो आप कह सकते हैं रेंज है -5 -3 और -11। जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले वाला 3 है और उससे पहले जो किया वो 1 है। 2 मैंने छोड़ दिया, इसके बाद कराएंगे, और ये भी मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा किसके बराबर होता है भाई, y के, ठीक है ना। और इस बार देखो यहाँ पे x के स्थान पे c यूज किया है, तो ये c किसका काम कर रहा है हमारे पास, ये c काम कर रहा है x का। तो यानी कि आपसे डोमेन पूछे तो वो क्या होती है, डोमेन होती है x, और यहाँ पे x लिखा जाता है, ये पूरा y होता है, और इसमें जो यहाँ पे लिखा जाता है ब्रैकेट के बीच में वो x की वैल्यू होती है। तो आपसे डोमेन रेंज पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। और फिर कहा इसने t0 t28 t-10 का मान ज्ञात करो, तो आपको पता है कि t की जगह तो t है, लेकिन c की जगह पे 0 हो गया। इसका मतलब आपको c की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट 0 कर देना जो भी आंसर आए, और यहाँ पे 28, यहाँ पे -10। आप बात समझ रहे होंगे, आप अपने आप करना, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि fx इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। इस मोड का मतलब क्या होता है, अभी देखो मान लो मैंने -3 लिख रखा है, तो अगर इसको मोड में लिख दे तो इसका मतलब होता है 3। कहने का अर्थ वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की, अगर उसके साथ मोड लगा है तो मोड से बाहर आने के लिए उसे प्लस का होना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की, मोड से बाहर आएगी तो किसकी लिखी जाएगी, प्लस की लिखी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा तो आपको पता है y, तो इस पूरे का मान होगा वो y का मान होगा, और ये तो x था ही हमारे पास। तो इसकी जगह पे अगर आप कुछ रख के देखें, कोई भी वैल्यू रख के देखें, तो आप क्या देखेंगे कि f0 रख दिया तो 0 बाहर माइनस है, मोड में 0 होगा तो 0, और 0 प्लस का हो चाहे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि f0 क्या मान क्या आया, 0। अगर यहाँ पे बात ये हुई कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आती है, क्योंकि fx पूरे का मान 0 है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अगर मैं 1 रखूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे
आना तो प्लस का ही है, तो हम कह सकते हैं कि -1, क्योंकि अगर x की जगह 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर तो माइनस है ना। अगर मान लो f की जगह पे -1 रखूं, x की जगह पे -1, तो यहाँ पे मोड में -1 लिखेंगे, और मोड से जब बाहर आती है कोई चीज तो प्लस की हो जाती है, तो ये तो प्लस का हो गया, लेकिन बाहर तो माइनस है, तो फिर -1 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या हुआ कि f की जगह पे 2 रखेंगे तो भी -2 आएगा, और x की जगह पे -2 रखेंगे तो भी -2 आएगा। तो यहाँ पे बात हुई कि x का मान 1 होगा तो y का -1 होगा, और x का मान -1 होगा तो y का भी -1 होगा। ठीक है ना। प्लस हो चाहे माइनस, x का मान प्लस का हो चाहे माइनस का, y का तो माइनस का ही आएगा। अगर आपको यहां से ये बोल दे कि डोमेन और रेंज बताइए, तो आपको पता है कि डोमेन क्या होती है हमारे पास, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब 0, 1, -1, एक रियल नंबर, तो आप लिखेंगे डोमेन क्या हुई भाई, एक रियल नंबर। ठीक है। लेकिन रेंज क्या है, रेंज 0 है। रेंज क्या होती है, y के मान, तो y के मान देखो एक बार क्या है सारे, तो y 0 है, -1 है, -1 है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी हालात में y का मान प्लस का नहीं आएगा, 0 आ सकता है। तो ये क्या होगा, आप लिख सकते हैं एक तो 0, -∞ तक, -∞ तक कुछ भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, 0। तो 0 से लेके -∞ तक अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो 0 इसके साथ होती है, तो हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। पढ़ना जाके सेट्स का चैप्टर, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है। और -∞, अब याद रखना इन्फिनिटी बेशक इंक्लूड है, चाहे वो प्लस का हो, चाहे -∞ हो, चाहे +∞, इन्फिनिटी के साथ हमेशा यही ब्रैकेट लगती है। रट्टा मार लो बेशक कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा यही ब्रैकेट लगती है। तो यहां से कहने का मतलब 0 से लेके -∞ तक रेंज कहीं भी हो सकती है। ठीक ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका देखो। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो जब भी बाहर आएगी ना, तो याद रखना कि रूट भी मोड की तरह काम करता है। रूट में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, रूट में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, माइनस का नहीं होता है रूट में। ठीक है। फिर वो हमारे पास आयोटा वगैरह आ जाते हैं जो रियल नंबर नहीं होते, वास्तविक संख्या नहीं होती, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी माइनस का नहीं होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 9 -x² जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। समझे ना। 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट में वैल्यू माइनस की नहीं आती है। रूट में कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आती है, याद रखना ये बात। तो इसलिए 0 से छोटा तो होगा नहीं, तो यानी कि 9 -x² जो है वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यहां पे ये आ गया। अब 3 का स्क्वायर -x², समझ रहे हो ना बात, 3 का स्क्वायर -x²। अब एक फार्मूला होता है ये a² - b², क्या होगा, a + b और a - b। बस वही खोलना है आपको, 3 -x और 3 + x। थोड़ा ज्यादा लंबा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। ऐसा तो हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 3 -x = 0, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो याद रखना यहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसको इस साइड लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड प्लस माइनस की गुणा करानी होती है। जैसे यहाँ से 3 खत्म करना है तो -3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3, एक -3 यहाँ लगा देंगे, एक -3 यहाँ लगा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहाँ पे माइनस भी नहीं रखना, तो दोनों तरफ माइनस से और गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x, और यहाँ पे क्या हो गया 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस निशान का कुछ गड़बड़ हो जाती है। कैसे, सोच के देखो।
अगर मैं कहता हूं कि -2 बड़ा है -7 से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। -2 -7 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस से करा दूं, ये प्लस का ये प्लस का, तो क्या +2 7 से बड़ा है? नहीं है। फिर क्या होता है, ये बीच वाला निशान पलटकर इस साइड आ जाता है। तो याद रखो, जब भी यहां माइनस की गुणा कराओ दोनों तरफ, वो इक्वल टू में अलग बात होती है। अगर कोई चीज बराबर रख रखी है ना, तो आप आराम से ये चीजें कर सकते हो कि ये माइनस था ये माइनस था, कैंसिल, बात खत्म। लेकिन जब भी बड़ा और छोटा लेना हो तो, और माइनस की गुणा करानी हो, तो ये नीचे वाला निशान बदल जाएगा। तो x जो है वो बराबर 3 के और छोटा है 3 से। यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे तो वही -3 करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x जो है ना वो कहां से कहां तक है, x 3 से शुरू होगा -3 तक है। यानी कि आप कह सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यू होंगी x की। और अगर आपसे कोई डोमेन पूछ ले कि बताइए डोमेन क्या होगी, तो डोमेन क्या हुई, तो यहां पे डोमेन हुई कि x जो है वो बड़ा और बराबर हो सकता है -3 से, और वो छोटा और बराबर होगा 3 से। यानी कि -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा, इनके बीच में होगा। ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन। ये क्या आ गई भाई हमारे पास, डोमेन। अगर आपसे रेंज पूछ लेता है तो कि इसकी रेंज क्या होगी, तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू रख के देखनी है, आपको वैल्यू रख के देखनी है सारी। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है आपको एक तो -3 रखनी है, एक 3 रखनी है और एक 0, 2 3 रख के देख लो बस। अब मान लो x की जगह पे -3 रखूं और -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि अंदर +9, बाहर माइनस था तो 9 - 9 कितना आ गया, 0। यहाँ पे +3 रखोगे तो भी 0, और यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 रखेंगे तो 9 - 0 9, 9 का रूट क्या होता है भाई 3। कहने का मतलब प्लस की वैल्यू रखेंगे या माइनस की वैल्यू रखेंगे 3 तो 0 आएगा, और 0 रखेंगे तो 3 आएगा। आप कह सकते हैं कि 0 से 3 तक रेंज क्या कहां से होगी, 0 से 3 तक। तो इंक्लूड होगा 0 तो ये ब्रैकेट होगी इसके साथ, और ये भी इंक्लूड होगा तो ये ब्रैकेट होगी। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, 0 और 3। आज के लिए इतना ही, और 1-2 एडवांस बातें बची हैं। इसमें कुछ फंक्शन हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम करेंगे बाद में। एक बार इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा ये लगा लो आप 60-70% तक कर लो, 100% करने से पहले एक बार, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएं एक बार, और हम आगे करें। अभी हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, सेट, रिलेशन फंक्शन। आगे करेंगे हम मैट्रिक्स और वेक्टर, फिर करेंगे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।